Good evening. Today we are going to start with the second chapter, basically, right? So first chapter, anyone has any doubts in here? And have you completed with the second chapter or still remaining? Yes? I'm just asking every one of you. किसी को डाउट है बेटा? Okay. So let me move towards the second chapter. First chapter has been over. So second chapter में आज देखते हैं. The majority of this chapter is about the theory, right? And it is just a 12-page chapter. And out of those 12-page chapter also, there's very less that can be asked in the theory in the examination, right? This chapter is regarding basically the meaning of the financial statement analysis, right? So statement analysis में क्या क्या चीज आती है वो आप ये चैप्टर आपको बताता है. So what are the contents of the financial statement analysis basically? पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या होता है फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस का, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस. नाउ एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट is a systematic process. What they say is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statements. यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है. अभी तक आप जो देख रहे थे बेसिकली, यानी आपने लास्ट ईयर 11th में लास्ट बुक में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, राइट? उसमें आपने ये समझा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, बैलेंस कैसे टैली की जाती है. बट नाउ द थिंग इज डिफरेंट. ये सब कुछ हमने अभी तक देख चुके हैं, राइट? हमने इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को भी अच्छे से फॉलो किया, पर इससे कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लिए जा सकते. यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या यूजफुल होगा, तो यूजफुलनेस को दिखाने के लिए ही ये मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर है, राइट? For example, tomorrow if you are going to be a boss, tomorrow if you are going to run a company, you're not going to write all these accounts, are you? No. What you are going to do? आप करने क्या वाले हो? You are going to take economic decisions, right? तो आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा जिससे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो लिखी है फाइनेंस स्टेटमेंट्स में उसको कैसे समझा जा सके, कैसे अंडरस्टैंड किया जा सके, राइट? सो यहाँ पे बता रहे दिस प्रोसेस ऑफ डिविजन basically establishing relationship and interpretation thereof to understand the working and the financial position of the business is known as analysis of financial statements. इसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, राइट? या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. तो इसकी डेफिनेशन काफी लोगों ने दी है, मायर ने दी है, कैनेडियन मुलर दी है. सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ आप इसको याद रखो तो भी चलेगा, या फिर ये सेकंड डेफिनेशन याद रखो तो भी चलेगा. आगे लिख रहे हैं द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस का मतलब यही नहीं कि हम विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे उसका उसका मतलब ये भी है कि उसका इंटरप्रिटेशन भी करना. इंटरप्रिटेशन यानी हमको समझना भी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलना चाहते हैं हमसे, राइट? एज आई टोल्ड यू, पहले मैं बताता था आपको कि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंट्स एक बिजनेस की लैंग्वेज है, राइट? भाषा है. तो वो भाषा आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है. वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है वो समझ में तभी आएगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे. नाउ दिस एनालिसिस इज कंसर्न विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा. वो करता क्या है, जो फाइनेंशियल डेटा आपको जो मिलता है उसका सिंप्लीफिकेशन करता है, राइट? और उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करता है. इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस. इंटरप्रिटेशन किससे कंसर्न है? उसके मीनिंग से और उसका सिग्निफिकेंस से कंसर्न है, राइट? तो आप क्या समझ सकते हो, क्या समझना चाहते हो, उससे रिलेटेड है क्या? इंटरप्रिटेशन. समझ में आ रहा है? सो इंटरप्रिटेशन इज रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? उससे रिलेटेड होता है.
ना टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके काफी सारे टूल्स हैं, राइट। हम यहाँ पे 4 टूल्स की बात करेंगे और यही 4 टूल्स आपको पढ़ने हैं। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, थर्ड है रेशियो एनालिसिस और फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट चैप्टर में ये 2 चीज आने वाली है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अभी ये होता क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम 2 स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, या तो 2 फर्म के बीच में, या तो एक ही फर्म का पर 2 सालों के बीच में, 2 ईयर के बीच में। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बट दैट इज फॉर 2 और मोर ईयर्स, 2 या उससे ज्यादा सालों के लिए। ये एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? वी आर कंपेयरिंग साइड बाय साइड, राइट। बाजू बाजू में रखेंगे, उनमें लाइन आइटम सेम होगी, क्योंकि लाइन आइटम्स तो एज प्रिस्क्राइब शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से फॉलो की जाएगी, राइट। तो क्या होगा, लाइन आइटम सेम है, पर हम 2 फॉर्म की स्टेटमेंट्स को साथ में रखेंगे, या फिर वही एक फॉर्म के 2 सालों की स्टेटमेंट्स को साथ में रखेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कि हम ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने वाले हैं। पर कैसे? इंट्रा फॉर्म, 2 फॉर्म के बीच में, राइट, और इंटर फॉर्म, राइट। सॉरी, इंट्रा फॉर्म यानी फॉर्म के अंदर ही 2 सालों के बीच में, एंड इंटर फॉर्म 2 फॉर्म के बीच में। द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फॉर्म विद अनदर फॉर्म ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड साइज, वैसे ही नेचर का वैसे ही साइज का एक दूसरा फॉर्म हो, उसके साथ कंपेयर करेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल कंपैरेटिव एनालिसिस। इसको हम कंपैरेटिव बोलेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली कंपेयर करने के लिए होता है, तो वर्ड कंपैरेटिव इटसेल्फ से कंपेयर करने के लिए है। दूसरा एनालिसिस है कॉमन साइज। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होता क्या है? बेसिकली उसमें हम ये जानना चाहते हैं, हर एक कंपोनेंट को समझना चाहते हैं कि जैसे कि लायबिलिटीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी लायबिलिटीज में, जैसे शेयरहोल्डर्स फंड्स क्या है, जैसे कि रिजर्व सरप्लस क्या है, तो वो कंपोनेंट कितना है, कितनी मात्रा में है, राइट। और वो कंपोनेंट से क्या फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क क्या पड़ता है वो तो बात की बात है, पर कितनी मात्रा में है, हाउ मच परसेंटेज इट इज, वी वांट टू नो, हमको जानना होता है। सो कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है उसमें, और कॉमन साइज क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट होता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे 2 तरह के कॉमन साइज है, लेट मी हाईलाइट। कॉमन साइज बैलेंस शीट है एक, और दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या जानेंगे कि हम देखेंगे कि टोटल इक्विटी लायबिलिटीज को हम पहले 100 मान लेंगे, और बाद में हर एक जो चीज है, हर एक कंपोनेंट है, हर एक लाइन आइटम्स है, उसी कंपोनेंट का परसेंटेज को फाइंड करेंगे। क्योंकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स को 100 माना जाएगा, जो हम देखेंगे, राइट, और उसके बेसिस पे से हम एनालिसिस करेंगे कि हर एक कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। ये टेक्निक को वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है, राइट, क्योंकि ये टेक्निक ऊपर नीचे होगी, राइट, अप एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल यानी साइड बाय साइड, आजू बाजू में। समझ में आ रहा है ये दोनों चीज? यस, Yes. Yes, sir. यस, ओके। पहले मुझे एक चीज बता दूं मैं आपको, अभी भी काफी लोगों की फीस बाकी है। मैक्शाई, सोहेल, देवांशु देवांशु आया नहीं है अभी तक। खुशी संयमी की आ गई है, वैष्णवी और फागुन की आ गई है, और तमन्ना की भी बाकी है, तमन्ना भी नहीं आई है। फाइन, सो पी एट द अर्लीस्ट बेटा। अगेन आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज मुझे ये बार बार याद करवाना अच्छा नहीं लगता। यू जस्ट पे इट बिकॉज द टाइम हैज बीन ड्यू नाउ। फाइन, मूव ऑन। द नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। ये इस पे आपको पूरा चैप्टर है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, जिसमें काफी सारे रेशियोज आपको फाइंड करने पड़ेंगे। और रेशियो एनालिसिस में करना क्या होता है, अभी तक हमने इनकम स्टेटमेंट को अलग से जाना, बैलेंस शीट को अलग से जानी, उसमें काफी सारे लाइन आइटम्स है जिसके अंदर हम इंटर रिलेशन देखना पड़ता है, राइट। तो रेशियो एनालिसिस आपको ये हेल्प करेगा कि इट्स एन रेशियो इन एन arithmetical expression of relationship between two related और interdependent components। आपको ये रिलेशन जानना पड़ेगा कि 2 कंपोनेंट जो है, ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट बैलेंस शीट में है, एक कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट में है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप क्या है, राइट। तो वो समझना ही रेशियो एनालिसिस का मेन काम है।
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो आपको ढूंढने पड़ेंगे और रेशियो के बेसिस पे से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, राइट। रेशियो 4 तरह से डिवाइडेड है और हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज एंड एफिशिएंसी रेशियोज। सॉरी। तो 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेशियोज की मदद से हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। Now, cash flow statement is a statement showing flow of cash and cash equivalents during the accounting period. This is classified under operating activities, investing activities, or financing activities. So, operating, investing, और financing में divided है, right? तो cash and cash equivalents को ढूंढना होता है। ये इसकी जरूरत क्या पड़ती है? क्या आपको जानना होता है कि एक्चुअली बिजनेस क्या कैश खुद जनरेट कर रहा है या बाहर से उठा रहा है, या फिर वो जनरेट कर रहा है तो जा कहाँ रहा है। तो इसीलिए हम 3 एक्टिविटी से ही जानेंगे कि कैश आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है। दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। सो चेंजेस इन कैश पोजीशन, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम, कि कैश पोजीशन चेंज कैसे हो रहा है, राइट। उसके अलावा भी फंड फ्लो स्टेटमेंट आते हैं, 10% आते हैं, पर वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत कुछ आता है, मे बी आप बीकॉम करोगे तो ये सब कुछ आएगा, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी हायर स्टडीज में ये सब कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हो रहा है या कितना कैश यूज हो रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे अच्छे से। क्लियर है ये? यस? Yes, sir. ओके, फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके मेन 2 टाइप्स है, राइट। एक तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, राइट। दूसरा होता है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कौन करता है ये नॉर्मली इन्वेस्टर्स, लैंडर्स जो बाहर वाले होते हैं, वो जो एनालिसिस करते हैं उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। वो लोग सब कुछ देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट देखते हैं, और उसके बेसिस पे से वो लोग एनालिसिस करते हैं। दूसरा एनालिसिस होगा इंटरनल एनालिसिस, जो बेसिकली मैनेजमेंट करता है। वो देखता है कि एक्चुअली मैनेजमेंट को जानना होता है, मैनेजमेंट वांट्स टू नो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट, और कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, कि कैसे कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है हमारा बिजनेस। यानी यहाँ पे लिखा है, राइट, मैंने स्टार्ट भी किया है कि एक्सटर्नल एनालिसिस क्रेडिटर्स, लैंडर्स, बैंकर्स बाहर वालों के लिए होता है, जबकि इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ये मैं पढ़ाने नहीं वाला वापस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस बोला जाए। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नॉर्मली उसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में देखे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है, राइट। जबकि हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट देखा, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एनालिसिस दिखा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस होते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको सिलेबस मिल गया? नो सर। अभी तक आया नहीं है, ठीक है, आएगा, जल्द आएगा। फाइन। Now let's understand distinction between horizontal analysis and vertical analysis. उसके बीच में फर्क क्या है? Number 1, it requires financial statements of 2 or more accounting periods, जिसको horizontal बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक पीरियड का। And vertical, उसका मतलब एक ही पीरियड का, पर उसके पहलू को देखा जाता है वर्टिकली, राइट। तो दिस इज ओनली फॉर 1 पीरियड। वर्टिकल एनालिसिस जनरली 1 पीरियड का होता है, जबकि ये 2 या 2 से ज़्यादा साल का हो सकता है। यहाँ पे सेम आइटम्स दिखे जाते हैं डिफरेंट पीरियड्स में, पर यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स दिखे जाते हैं सेम पीरियड में, राइट। तो दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आइटम्स अलग अलग देखी जाती है, पीरियड एक होता है, यहाँ पे पीरियड अलग अलग होता है, आइटम सेम होती है, यानी कि लाइन आइटम के परसेंट निकाले जाएंगे। ये एब्सोल्यूट में और परसेंटेज में दोनों में होता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में होता है। इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस के नाम से जान सकते हैं, या फिर उसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोल सकते हैं, राइट। और ये क्रॉस एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस
या कॉमन साइज स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जा सकता है। कंपैरिजन, यस, हॉरिजॉन्टल में कंपैरिजन होता है। यहाँ पे कंपैरिजन एग्जैक्ट नहीं होता है, पर ये एक स्टेप है कंपैरिजन करने का, राइट। कंपैरिजन के बाद हो सकता है अगर आपको करना हो तो। समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सबको Yes. इंपॉर्टेंट है, राइट, ये चैप्टर में से। यस, सबको क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन में भी दो चीज बोली है उन्होंने, इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म, राइट। अभी इंट्राफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है? अभी इंट्राफॉर्म कंपैरिजन यानी तो बोलते हैं कि दो फॉर्म के बीच में कंपैरिजन को इंट्राफॉर्म बोलते हैं, और इंटरफॉर्म का मतलब कि वही फॉर्म, सॉरी माय मिस्टेक, इंट्राफॉर्म यानी वही फॉर्म का कंपैरिजन दो सालों के बीच में होता है, और इंटरफॉर्म यानी दो फॉर्म के बीच में कंपैरिजन होता है। सो इंट्राफॉर्म, a comparison of the financial variables of an enterprise over a period of time, राइट। उसके का डेफिनेशन क्या लिखी है उन्होंने कि जो कंपैरिजन अगर होगा फाइनेंशियल वेरिएबल्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्राफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2016, 2017, 2018, 19 और 20 उसका कंपैरिजन दिया है आपको, राइट। तो वो बोल देंगे हम इंट्राफॉर्म, यानी एक ही फॉर्म का पर अलग अलग सालों का कंपैरिजन। जबकि दूसरा है जो है बोलते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेज ऑफ द फर्म, यानी दो या दो से ज्यादा फर्म का कंपैरिजन जो करते हैं उसको हम इंटरफर्म कंपैरिजन बोलते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, और ये पूरी की कंपैरिजन बाद में वापस वो इंडस्ट्री के साथ भी कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफर्म कंपैरिजन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन एनालिसिस इज टू एसेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन इंडस्ट्री, राइट। अगर कोई वीक एरियाज है तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पे तो आपको यही समझ में आता है कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, राइट, या मेरा पोजीशन कैसी है। पर यहाँ पे आपको समझ में आता है कि वीक एरियाज कौन से, क्लियर हो रहा है? Yes. Yes. ओके, नाउ द प्रोसेस, राइट। प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका प्रोसेस क्या है, कैसा एनालिसिस किया जाएगा? तो सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट होता है रीअरेंजमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे आपने बनाया था उसके थोड़ा विपरीत तरीके से लिखना पड़ेगा, या फिर उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। जब तक हम रीअरेंज नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उसका क्लासीफाई कैसे होता है, और क्लासिफिकेशन के बाद उसका एनालिसिस कैसे होता है। तो ये पूरा डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हमको पता है, राइट। पर हमको पता है कि हमने क्या किया है, उसको लाइन आइटम से डिवाइड कर दिया है हर एक डेटा को, यानी कैसे लिखना है, कौन से लाइन आइटम्स को कब लिखना है, और उसके अंदर क्या डेटा आना चाहिए वो हमने पहले से ही तय कर दिया है, जो हम पढ़ चुके हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2। So reclassify the complex data contained in finance statements into purposive classes, right? उसको क्लास में डिवाइड कर दो, जो हम कर चुके हैं। So the maximum desired information from every data can be extracted. हम उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो मिल सकता है। जैसे कि हमको इक्विटी लायबिलिटीज चाहिए तो हमको तुरंत ही पता चल सकता है वो कहाँ पे लिखा होगा। अगर हमको फिक्स सेट चाहिए तो हमको ये भी पता है कि कहाँ पे लिखा होगा वो, राइट। नेक्स्ट है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन हमने देखा दो तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी टाइम सीरीज एनालिसिस, और वर्टिकल यानी क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, राइट। उसके बाद लिटरली हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस जो करेंगे वो रेशियो से करेंगे, और उसमें 4 तरह के रेशियोज हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, मैंने चौथा यहाँ पे लिख दिया है। इट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी, सॉल्वेंसी, कितना सद्धर है यानी कितना लंबे अरसे तक चलेगा, पैसा है कि नहीं, लिक्विडिटी, कितना तरल है, कितना पैसा उसके हाथ में रहता है ऑलवेज, राइट, तो कुछ भी हो जाए वो पैसा दे पाएगा। एंड द लास्ट इज एफिशिएंसी, कितनी क्षमता से काम करता है, कितनी सक्षमता है उसके पास, राइट। तो ये 4 पहलू पे हम एनालिसिस करेंगे।
एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन इतना ही जरूरी है। इंटरप्रिटेशन यानी समझना कि एक्चुअली ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका कोई डिसीजन ले पाएंगे, उससे कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, राइट। सो द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी समझना, अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, डायरेक्ट एंड टुवर्ड्स इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो प्रिसाइज होना चाहिए डिटेल में और डायरेक्ट होना चाहिए, और जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, यानी हर एक पहलू को हम समझ सके अच्छे से। This is the main purpose. This is the whole purpose of, you can say, financial statement analysis. समझ में आ रहा है? Yes. स्टेप है, पहले रीअरेंज करो, कंपेयर करो, एनालिसिस करो एंड इंटरप्रेट करो। 4 पार्ट। समझ में आ रहा है ये 4 पॉइंट प्रोसेस? यस। Okay. Next is a purpose, right? Let's understand the purpose of financial statement analysis. या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, ये क्यों कर रहे हैं, राइट? इसकी ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जाननी होती है, और हमको ही नहीं, अगर हम बिजनेस करें तो हमको ही नहीं जाननी होती है, पर सभी को, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, दोनों को जाननी होती है। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन है तो आपको पता ही है, राइट? गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स है, अपना सप्लायर्स है, वो सब हमारे शेयर होल्डर्स है, वो सब लोग हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, और वो ऑलवेज इंटरेस्टेड है हमारी अर्निंग कैपेसिटी पे या फोरकास्ट पे। अगर हम कंपनी है तो अर्निंग कैपेसिटी और फोरकास्ट करना उनको भी पसंद है, राइट? तो ही तो हो हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट क्यों करेंगे, राइट? तो अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए नंबर 1। नेक्स्ट, ये भी जानना होता है कि क्या मैनेजर एफिशिएंट है बिजनेस करने के लिए, राइट? और ये कैसे पता चल सकता है? अकाउंटिंग रेशियोज से। तो ये भी एनालिसिस का एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर कुछ अनफेवरेबल आ जाए, वेरिएशन आ जाए, तो उसको तुरंत ही करेक्ट कर दिया जा सके, और फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रेस्प कर ली जा सके। तो एनी फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएशन आइडेंटिफाई करो, और उससे हम ये जान सकते हैं कि क्या मैनेजर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, राइट? यानी मैनेजर अगर अपॉर्चुनिटी फटाक से ले लेता है और बिजनेस को डेवलप कर लेता है तो वो एफिशिएंट होगा, अगर ये नहीं कर पाता है तो वो इनएफिशिएंट बोला जाएगा। नेक्स्ट, ये भी जानना होता है कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। सॉल्वेंसी यानी सद्धरता, यानी कि हम क्या लंबे अरसे तक ये बिजनेस को चला पाएंगे, हमारे पास क्या असेट है काफी अच्छे मात्रा में, क्या हमारे पास काफी अच्छा पैसा आ रहा है, रिजर्व्स है अच्छे हमारे पास, ये सब असेस होता है। So creditors or suppliers are interested in know the short-term solvency or the liquidity of the enterprise. So short-term solvency या short-term liquidity जानने की कोशिश करते ही है, right? Its ability to meet short-term liabilities. The debenture lenders are interested to know the long-term and the short-term solvency of the enterprise, right? So वो बोलते हैं कि debentures और lenders भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस शॉर्ट टर्म में चलेगा कि नहीं चलेगा, या हमारा पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को जानना क्या होता है बेसिकली, उसको तो उनका प्रिंसिपल चाहिए, उसको उस पर ब्याज चाहिए। अगर ये दोनों दे पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अच्छा है, राइट? तो ये जानना भी एक ऑब्जेक्टिव रहा है। नेक्स्ट है इंटरफर्म, यू कैन से ऑल्सो इंट्राफर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए अपना ही कंपैरिजन दूसरे फर्म के साथ हम कर सके, और अपना ही कंपैरिजन अलग अलग सालों के दरमियान कर सके, वो भी जानना इतना ही जरूरी है। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स। हम बजट प्रिपेयर करने के लिए भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर एनालिसिस करेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम बजट जो कर रहे हैं उससे खर्चे हम नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे, यानी वो खर्चे इतना कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट? सो ऐसा बोला जाता है कि फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा है कि नहीं है,
राइट, या आपकी अर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मेक इट एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। हम एनालिसिस इसलिए भी करते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से और उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। क्योंकि ये पूरा मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एट टाइम्स, राइट, आम आदमी के लिए नहीं है। तो इसीलिए उसको उस हिसाब से बताया जाए कि जिससे कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी उसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझ आ जाए। जैसे कि मे बी चार्ट यूज किया करो, या ग्राफ यूज करो, या डायग्राम्स यूज करो, राइट, जिससे हम अपने ही स्टेक होल्डर्स, अपने ही एक्सटर्नल यूजर्स को इजीली एक्सप्लेन कर सके और समझा सके। क्लियर है ये ऑब्जेक्टिव्स है उसके। सो ऑब्जेक्टिव्स उसके कितने हैं? ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं 6। नंबर 1, assessing earning capacity and profitability. Number 2, assessing managerial efficiency. Number 3, assessing short-term and long-term solvency of the enterprise. 4th, interfirm comparison. 5th, forecasting and preparing budgets. And 6th, explainable and understandable. क्लियर है? अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये लास्ट टॉपिक समझा देता हूँ, राइट। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट। इवन फर्स्ट चैप्टर में भी ये आ गया है, लिमिटेशन वापस ये लोग ले रहे हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस देखा है फर्स्ट चैप्टर में ये आपको, राइट। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आ गया है, दैट्स इट। यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो रहा है, राइट। ये लास्ट पार्ट है, यूजेस क्या है फेस स्टेटमेंट एनालिसिस का। ये कोई पूछेगा नहीं आपको यूजेस में भी, आपको 1 या 2 मार्क के लिए 1 या 2 यूजेस लिखने के होंगे, राइट, जो आपको याद रखने हैं। तो इसके काफी एनालिसिस के लिए होता है। पहला है सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, तो आपको ये जानना होता है कि ये जो सिक्योरिटीज, जो शेयर्स मार्केट में जो घूम रहे हैं जो कंपनी के, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, राइट। तो आपको ये जानना होता है कि वो कितना डिविडेंड देता है, उसका पैसा यानी कि उसके शेयर्स का भाव कितना बढ़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कैपिटल अप्रिशिएशन। आपकी मनी का सिक्योरिटी क्या है? अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है तो, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको ये भी जानना होता है कि डिविडेंड कितना मिलेगा, राइट। या फिर शेयर प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, वो बढ़ेंगे कब और कम कब होंगे। ये सब कुछ जानने के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना जरूरी है। ये करोगे तो ही आप शेयर को समझ पाओ। नेक्स्ट है क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस इसीलिए होता है कि अगर बिजनेस ने कोई लोन ली है कहीं पे, तो वो क्या लोन चुका पाएगा? क्या उसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, यानी मार्केट में उसकी इज्जत, उसकी प्रेस्टीज अच्छी है या नहीं? अगर नहीं है तो ये कंपनी कोई काम नहीं कर पाएगी आगे, राइट। और अगर है तो लोग उसको लोन दे पाएंगे। तो ये जानने के लिए भी, क्रेडिट एनालिसिस जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट, डेट एनालिसिस। ये जानना होता है कि वो कितना बोरो कर पाएगा मार्केट से, डूबेगा तो नहीं, राइट, विजय माल्या की तरह उठ तो नहीं जाएगा। तो ऐसे एनालिसिस को डेट एनालिसिस बोलते हैं। और डेट एनालिसिस के लिए भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। क्योंकि हमको ये जानना होता है कि कितना डेट है, कितना ऑलरेडी कर्जा है कंपनी पे, और कितना कर्जा लेने की कैपेसिटी है। डिविडेंड डिसीजन, शेयर होल्डर्स को ऑलवेज चिंता होती है अपने डिविडेंड के लिए। डिविडेंड यानी प्रॉफिट का हिस्सा, क्या शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, राइट, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। सो ऑलवेज फाइनेंशियल एनालिसिस आपको हेल्प करता है डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड। आपको इससे भी समझ में आ सकता है कि उनके पास पैसा कितना है और वो कितना रेट देंगे डिविडेंड का, राइट। हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कितना अर्निंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट, और कितना रखेंगे। यही इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म को, राइट। उसी से हम प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से जान सकते हैं फर्म की। क्लियर? कि अगर प्रॉफिटेबल होगा तो डिविडेंड अच्छे से देगा, अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दे पाएगा, देने का मतलब। क्लियर है? लास्ट है जनरल बिजनेस एनालिसिस। यानी हमको जनरली जानना होता है कि प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है फर्म का, या फ्यूचर ग्रोथ है भी या नहीं है, राइट। या प्रॉफिट किससे बढ़ता है, तो की प्रॉफिट ड्राइवर्स क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, राइट।
ये सब कुछ जनरल बिजनेस एनालिसिस में आता है। तो जनरल अगर उनको बिजनेस को समझना हो तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे तो ही समझ में आ सकेगा कि बिजनेस क्या कर रहा है। ये क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? पार्टीज या पढ़ चुके हो, ये लास्ट चैप्टर में भी था, लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में भी था, कौन सी एक्सटर्नल पार्टीज हैं, राइट? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तो ये मैं समझाने नहीं वाला। इट इज गोइंग ऑन योर सेल्फ स्टडी। और लिमिटेशंस आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, सो ये दो पार्ट में यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज नन ऑफ द यूज नाउ, क्योंकि ये वाइवा में पूछा जा सकेगा आपको। मैं बोल देता हूँ क्रॉस किया यानी वो पूछा जाएगा नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, वो वाइवा में या 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जा सकता है आपको कहीं पे भी, बट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट? और वो ये आपको आता भी है एक्चुअल में, दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो। यस यस और नो? Yes, sir. Fine. So this chapter is over. This chapter is just about theory. There is no homework from this chapter. मैं ये इसकी बुक रख दूंगा डेफिनेटली, फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की बुक मैं पोस्ट कर दूंगा, बट वी आर गोइंग टू मूव टू द थर्ड चैप्टर, राइट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फाइन? Yes, sir. Okay, so that's it for today. Tomorrow I'm going to move to the third chapter. That is one of the important chapter जिसमें comparative और common sense statements होके, और उसमें से भी 4 मार्क का आपके पास आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, only for 4 marks or more than that. Clear बेटा? Yes, sir. Okay, any doubts you have? You want to ask something? Fine. So I'm ending the session now, beta, right? If you have any doubt or any query, you can let me know. Okay, beta? Yes, sir. Okay, goodbye and take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye, beta. Bye, sir. Bye.